हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स। तो आपको जैसे पता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं 20 जनवरी 2024 में। तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके नंबर्स देखते हैं। तो नंबर्स देखने से पहले मैं दिखाऊंगी आपको इसके रिटर्न्स। तो 1 डे का देखेंगे हम लोग तो 1.13% से अप है ये। 5 डेज में देखेंगे तो 6% से डाउन है ये। ईयर टिल डेट में देखेंगे तो -8% है। और 1 ईयर में रिटर्न दिया है इसने 42.73% का। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस शेयर ने ऑलमोस्ट 90%, 90 से 20% का करेक्शन दिया है। तो IDFC, अभी इसकी स्टोरी कैसी है ज़्यादातर लोगों को पता होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। IDFC बैंक और जो कैपिटल फर्स्ट बैंक थी वो दोनों को मर्ज करने के बाद में IDFC फर्स्ट बैंक का इनकॉर्पोरेशन हुआ था इन द ईयर 2018 में, 18 दिसंबर को। तो अगर हम लोग इसके रेशियोज देख लेते हैं नंबर स्टार्ट करने से पहले। तो इसके रेशियोज देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 56,580 करोड़ का। स्टॉक का पी है 18.7 और इंडस्ट्री पी है 13, यानी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हाई पे ये ट्रेड कर रही है। कंपनी का ROC है 6.59, ROE है 10.6 और बुक वैल्यू है इसकी 39.1। कंपनी ने लो बनाया था 52.1 रुपीज़ का और हाई बनाया है 101 रुपीज़ का। और अभी करंट वैल्यू है 80 रुपीज़ का, यानी कि 20% से ये करेक्शन दे चुकी है कंपनी। कंपनी का EV EBITDA है 14.4% का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,027 करोड़ का। करंट रेशियो है 1.90, क्विक रेशियो है 1.90 इसका और EPS इसका 4.48 का। डेट टू इक्विटी है 7.80 का, यानी जो भी इसमें बोरोइंग है थोड़ा हाई रहता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है और बैंकिंग में कैसा है कि बोरोइंग करने के बाद में फिर लोन दिया जाता है, इसके लिए यहाँ पे ये हाई दिख रहा है इसका। फेस वैल्यू है इसकी 10। अभी हम लोग कंपनी का Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स देख लेंगे। तो लोन एंड एडवांसेस में देखेंगे तो 24.5% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। कस्टमर डिपॉजिट में देखेंगे तो 42.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन में देखेंगे तो 79% ऑफ कस्टमर डिपॉजिट आया है बैंक के पास में। कासा रेशियो देखेंगे तो 46.8% से ग्रोथ हुआ है। फिर एसेट क्वालिटी ओवरऑल बैंक लेवल में देखेंगे तो ग्रॉस NPA है 2.04% और नेट NPA है 0.68%। एसेट क्वालिटी देखेंगे तो रिटेल, रूरल और SME का ग्रॉस NPA है 1.45% का, नेट NPA है 0.51% का। कोर ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे हम लोग 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का तो 34.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे तो 34.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का है 36.6% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट का 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का देखेंगे तो 1.16%, पहले था 1.05%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 10.67% से ग्रो हुआ है कंपैरेटिवली 9.95% से। फिर कैपिटल एडिक्वेसी इसका 16.73% का। तो ओवरऑल हमने जो भी ये नंबर्स देखा है, ये कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। सिर्फ इसका जो ग्रॉस NPA है वो थोड़ा हाई हो गया है और नेट NPA भी हाई हो गया है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। अदरवाइज ओवरऑल ये नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं इसके। अभी हम लोग की फाइनेंशियल हाईलाइट्स ऑफ 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा देख लेंगे। तो एरिया की पैरामीटर है 9 मंथ 23 का है, फाइनेंशियल ईयर 23 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का है और ये ग्रोथ इन परसेंटेज बेसिस पॉइंट के हिसाब से है ये, ठीक है। तो एसेट में देखेंगे तो लोन एंड एडवांसेस में 24.5% से इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट में देखेंगे तो कस्टमर डिपॉजिट और कासा रेशियो, तो कस्टमर डिपॉजिट में देखेंगे तो 42.8% से ग्रो हुआ है, लेकिन कासा रेशियो में देखेंगे तो -315 बेसिस पॉइंट से ये डाउन है, ठीक है। फिर अभी हम लोग इसका एसेट क्वालिटी देखेंगे। तो एसेट क्वालिटी में ग्रॉस NPA है बैंक लेवल पे -92 बेसिस पॉइंट से है और नेट NPA है बैंक लेवल पे -35 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक का है 808 बेसिस पॉइंट
और ग्रॉस एनपीए रिटेल रूरल एसएमई का है -42 बेसिस पॉइंट और नेट एनपीए रिटेल रूरल एसएमई का है -19 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे थोड़े इसके नंबर गड़बड़ हुए हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है प्रोविज़न का ये बहुत ज़्यादा हो गया है इसका, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। फिर प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से यहाँ पे 36.6% से इंक्रीज़ हुआ है। फिर ROA इसका है 11 बेसिस पॉइंट्स से इंक्रीज़ हुआ है। ROE है इसका 72 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। फिर कैपिटल इसका देखेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 67 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। अभी कंपनी के डिपॉजिट्स देख लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल कस्टमर डिपॉजिट देख लेंगे, तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 43% से कस्टमर डिपॉजिट ग्रो हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 7% से ग्रो हुआ है। अभी यहाँ पे कासा डिपॉजिट्स देख लेते हैं, तो बैंक हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी टू ग्रो कासा डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 29% से ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 8% से ग्रो हुआ है। तो कंपनी ने क्या किया है, जो कंपनी हैज़ रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट टू ओनली 3% का किया है, अप टू 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख में अगर जितना भी डिपॉजिट अगर 1 लाख तक का है तो 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कम किया है उन्होंने। फिर कासा डिपॉजिट ग्रोथ कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ ऑफ 29% ईयर ऑन ईयर ऑफ टिल December 31, 2023 का। अभी हम लोग कंपनी के की अचीवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स का देख ले, मतलब जब ये कंपनी मर्ज हुई थी और IDFC फर्स्ट बैंक बनी थी तब से लेके अभी तक का जो भी इसका मतलब अचीवमेंट है, तब से लेके अभी तक का जो भी इसका अचीवमेंट है लास्ट 5 ईयर्स का, वो हम लोग देखेंगे। तो बिटवीन ड्यूरिंग 31st 2019 and December 31st 2023 the bank has made a strong progress in building the foundation, including investment in branches, ATM, analytics, data, people, product and culture. We expect to leverage the same between फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 29 तक। यानी तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर डिपॉजिट देखेंगे तो 4.5x से वो ग्रो हुआ है। 2018 में कितना था, 29,602 और अभी हो गया है 1,76,481, ठीक है। फिर उसके बाद में 4.4x ग्रोथ इन ब्रांचेस। अभी इसका पहले ब्रांच कितना था, 206 ब्रांचेस थे, अब कितने हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 तक, यानी 31 दिसंबर तक 897 ब्रांचेस टोटल हो गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या टारगेट है इसके बाद में। 1.8x ग्रोथ इन लोन एसेट्स में, तो पहले कितना था लोन एसेट, 1,04,660 था 2018 दिसंबर में, और अभी कितना हो गया 1,89,475, यानी कि बहुत ही अच्छा ग्रो किया है इसके अंदर। फिर कासा रेशियो देखेंगे तो 5x इम्प्रूवमेंट, यानी 8.7% का था, अभी हो गया 46.8% का, ये भी बहुत ही अच्छे से इसने ग्रो किया है। अभी हम लोग देखेंगे 2.9x इम्प्रूवमेंट इन PPOP, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं इसके। 6.2x इम्प्रूवमेंट इन ROE नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे भी देखेंगे तो 1.72% का था, अभी हो गया 10.67% का, यानी कि इसमें भी बहुत ही अच्छे से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं कंपनी के। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी हम लोग कंपनी का डाइवर्सिफाइड लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। 79% रिटेल कस्टमर डिपॉजिट्स हो गए हैं। पहले कंपनी क्या करती थी, द रिटेल होलसेल डिपॉजिट मिक्स हैज़ चेंज फ्रॉम 27-73 इन December 2018 से लेके अभी हो गया है 79:21 इन December 23, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 73% का है। तो ये क्या है, होलसेल डिपॉजिट है, यानी कि जो भी बिजनेस को लोन लगता था या बड़े बड़े जाइंट को लोन लगते थे, तभी ये होलसेल में जो होलसेल डिपॉजिट्स रहते हैं वो लोन देते थे, जो कि रिस्की रहता था। मतलब कि अगर एक ही बड़ा अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी को मैंने दे दिया और वो XYZ कंपनी उस लोन को चुका नहीं पाई, तो कंपनी को, जो बैंक है, उसको बहुत बड़ा लॉस होता है और उसका NPS बहुत
ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से ये बैंक ने क्या सोचा कि रिटेल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लोन्स देंगे रेदर देन होलसेल डिपॉजिट्स। तो रिटेल कस्टमर डिपॉजिट्स पे ज़्यादा फोकस किया और उसने कंपनी ने 2018 से लेके 2023 तक कंटिन्यूसली अपना जो रिटेल डिपॉजिट है वो उसने बढ़ाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 38,455 करोड़ का था, अब हो गया है 1,76,481 करोड़ का दिसंबर 23 में। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रिटेल का परसेंटेज है अभी 79% और होलसेल का परसेंटेज है 21%। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो करते गई है यहाँ से, फिर अभी इसने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। और अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी देख लेंगे डिपॉजिट्स के अंदर। तो अभी टोटल डिपॉजिट दिसंबर 2023 का यहाँ पे देखेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना है, 197.92 लाख करोड़ का टोटल डिपॉजिट है। लेकिन आईडीएफसी बैंक ने अभी तक कितना टारगेट किया है, 1,82,549 1,82,549 का ही अभी तक टारगेट किया है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.92% से कंपनी ने अभी तक इसमें डिपॉजिट्स को अचीव किया है। अभी बहुत ही कंपनी के पास पोटेंशियल बाकी है। तो ये देखेंगे तो बैंक कंटिन्यू टू सक्सेसफुली रन डाउन द लेगेसी हाई कॉस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो अभी कंपनी का लेगेसी है कि हाई कॉस्ट बोरिंग ही लेती है कंपनी। ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ DFI बैकग्राउंड द कंपनी बोरिंग आर कॉस्टिंग द बैंक 8.89% से, यानी कि जो ये कॉस्टिंग है बोरिंग की वो हाई है। तो कंपनी का अभी प्लान क्या है, टू रिप्लेस दिस विथ लो कॉस्ट डिपॉजिट। और ये करने के लिए इफ़ द बैंक वेयर टू रिप्लेस ऑल हाई कॉस्ट लेगेसी बोरोइंग विद द करंट कॉस्ट फंड, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगा 90 बेसिस पॉइंट से। अभी हम लोग कंपनी के डाइवर्सिफाइड लोन बुक देख लेते हैं अक्रॉस मोर देन 20 बिजनेस लाइन। अभी ये कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से कंपनी अपना बिजनेस 20 बिजनेस लाइन्स इसके हो चुके हैं। ठीक है, तो लोन बुक दिसंबर 23 का 31 दिसंबर 23 का देखेंगे तो 1,89,475 करोड़ का हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे तो व्हीकल से 10% है, कमर्शियल व्हीकल से 3%, रूरल फाइनेंस से देखेंगे तो 11%, कस्टमर लोन से 14%, एजुकेशनल लोन से 1%, क्रेडिट कार्ड से 3%, अदर रिटेल लोन से 8%, गोल्ड लोन से 0.41%, अदर एसएमई से देखेंगे तो 5%, लार्ज कॉर्पोरेट से देखेंगे 1%, फिर एमर्जिंग एंटरप्राइज 5%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से देखेंगे तो 8%, अदर कॉर्पोरेट से 2%, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से देखेंगे तो 1.58%। मॉर्गेज यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्गेज कॉन्स्टिट्यूट 11% होम लोन एंड 12% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 4% बिजनेस बैंकिंग लोन एंड 1% KCC लोन, और 28% का देखेंगे तो मॉर्गेज बैक्ड लोन है। तो अभी हम लोग कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखेंगे कैसे कंपनी ने मेंटेन किया है। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, ठीक है, तो ये ब्लू लाइन है ग्रॉस एनपीए की। तो इसका एनपीए कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट 1 इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ पहले, जिसकी वजह से इसका एनपीए बढ़ गया, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया। फिर स्ट्रेस टेस्ट 2 क्या था, डिमोनेटाइजेशन का था, जिसकी वजह से इसका एनपीए बढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर जीएसटी आया, उसकी वजह से वापस बढ़ा। फिर IL&FS क्राइसिस आया, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ा। फिर उसके बाद में बड़ा सा प्रॉब्लम आया था जो कि है कोविड-19, उसकी वजह से इसका ग्रॉस एनपीए बढ़ा। फिर उसके बाद में जो इसका नेट एनपीए है वो भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ते रहा उसका। फिर उसके बाद में जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ फिर इसका एनपीए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ और नेट एनपीए भी इसका स्लो डाउन हुआ। ठीक है, और अभी आ गया है ये 1.45% में, और नेट एनपीए आ गया है 0.51% में। यानी कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे से इतने सारे क्राइसिस 1 2 3 4 5 इतने सारे क्राइसिस होने के बावजूद कंपनी ने अपना एनपीए बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। अभी कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे ड्यूरिंग 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो 33% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है
नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, ठीक है। अदर्स में 26% का है। लोन ओरिजिनेशन फीस देखेंगे 33% से है। वेल्थ मैनेजमेंट थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन 16% से है। ट्रेड एंड क्लाइंट फॉरेक्स का 8% है। क्रेडिट कार्ड एंड टोल का देखेंगे तो 18% से है। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन ROA एंड ROE, तो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज ROE अगर हम देखेंगे तो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में देखेंगे तो 10.79% का हो गया, और पहले ही था इसका 0.71, और उसके पहले था 2.64, यानी कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है ये। फिर रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे, यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर 23 का देखेंगे तो 1.13% से ये ग्रो हुआ है। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। तो ये डेटा क्रोर्स में है, और यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डर फंड देखेंगे तो अभी हो गया है 31,451 करोड़ का। प्रीवियसली था 27,675 करोड़ का। तो यानी इसमें ग्रोथ देखेंगे तो 38.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। फिर डिपॉजिट्स के अंडर कासा एंड डिपॉजिट्स में देख लेंगे तो डिपॉजिट्स टोटल 37% का है, और उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कासा 26% का है, और टर्म डिपॉजिट जो देखेंगे तो 45.9% का है। बोरिंग देखेंगे तो कम हो गई है। कंपनी का बोरिंग जो पहले था 53,166 करोड़ का पहले 2023 सितंबर में बोरिंग था। अभी कितना बोरिंग हो गया इसका, कम हो गया है। कंपनी ने अपनी बोरिंग्स कम की है, इसका मतलब इसके लिए ये -17.1% से हो गया है। फिर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन देखेंगे तो 3.5% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो प्रोविजन और लाइबिलिटीज थोड़े से बढ़ गए हैं, ये थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 22.3% से इंक्रीज हुआ है। फिर कैश एंड बैलेंस विद बैंक एंड RBI देखेंगे हम लोग तो -7.2% से कम हुआ है, क्योंकि इसका जो भी बैलेंस और ये कैश था वो कम हो गया अभी। नेट रिटेल एंड होलसेल लोन एंड एडवांसेस देखेंगे तो 27.3% से ग्रो हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बढ़ा दी है और हो गया है 18.4% से ग्रो। फिर फिक्स एसेट देखेंगे तो 31.5% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और अदर एसेट में देखेंगे तो 4.9% से, और टोटल एसेट्स में देखेंगे तो 22.3% से ये इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग कंपनी के क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे। तो ये भी डेटा करोर्स में है इसका, और ये ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। फाइनेंशियल ईयर Q3 का 24 का डेटा है ये। तो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे देखेंगे तो 30% से ग्रो हुआ है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है ये। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे हम लोग तो 31% से इंक्रीज हुआ है। फिर ऑपरेटिंग इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन देखेंगे तो 31% से ये भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP यानी कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 24% से ये ग्रो हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे प्रोविजन जो है वो 45% से ग्रो हुआ है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन का 24% से। तो जो ये जो पॉइंट है ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, जो प्रोविजन है 45% का हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा नेगेटिव मुझे ये बैलेंस शीट मतलब ये जो इनकम स्टेटमेंट है मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज ये 45% मतलब ज़्यादा ही कुछ ये प्रोविज़न है इसका। प्रोविज़न यानी कि जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से प्रोविज़न माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में जो उसका इनकम जो प्रॉफिट दिखेगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस शीट अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 12% से है, और टैक्स इस पे लगा है -7%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 18% से ग्रोथ हुआ है इसका। अभी हम लोग कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कंपनी को, जो कंपनी लोन देती है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा या फिर कोई भी बिजनेस में रहेगा तो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो केयर, क्रिसिल, फिर इकरा, ये सब ने क्रेडिट रेटिंग दी है इसकी। तो रेटिंग एजेंसीज है ये, और ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है, और ये मंथ ऑफ रेटिंग रिव्यू है, ठीक है। तो अक्टूबर, जून, मई, दिसंबर में, यानी कि ये ऐसा इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो केयर ने क्या दिया है रेटिंग, AA से अभी AA+ हो गया, यानी स्टेबल था पहले भी लेकिन अभी प्लस दे दिया इसने। क्रिसिल ने क्या किया है, AA से दिया है AA+, ये भी स्टेबल है। फिर इकरा ने क्या किया है,
AA से AA+ दे दिया, ये भी स्टेबल हो गया है। और इंडिया रेटिंग जो है वो AA नेगेटिव था और अभी AA+ नेगेटिव था और AA+ स्टेबल दे दिया, यानी कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छी है कंपनी की। सो IDFC फर्स्ट बैंक के जो MD और CEO है वो वी विद्यानाथन जी है। इनको 3 डेकेड्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इन्होंने ICICI बैंक को ज्वाइन किया था और उसके अंदर उन्होंने रिटेल बैंकिंग लाया था। उसके बाद में वो कंपनी को छोड़ने के बाद में इन्होंने एक स्मॉल कंपनी थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा था, 780 करोड़ का, उस कंपनी के अंदर स्टेक लेके फिर उसको बहुत ही ग्रो करवाया था। तो इनका अगर आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ पता चलेगी और फिर आपको IDFC बैंक के बारे में भी पता चलेगा कि वो IDFC बैंक इतना अच्छे से क्यों ग्रो कर रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ वी विद्यानाथन जी इस बैंक ने बहुत ही अच्छे से 5 साल में ग्रोथ दिया है। तो अभी हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं December 31, 2023 तक के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो FDI, FPI, FC, FN, NRI का देखेंगे तो 25.84% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 37.45% का है। अदर्स में 0.03% का है। ट्रस्ट एंड क्लियरिंग मेंबर्स का जो है 0.26% का है। अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स का देखेंगे तो 1.02% से है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 3.70% का स्टेक है। पब्लिक का 25.07% का स्टेक है। एंड म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक, FI, AIF का है 6.64% का स्टेक। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन अभी हम लोगों को कंपनी के बारे में जानना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रहेगी तो उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है उसके अंदर अच्छे से इन्वेस्ट करने का। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी के बारे में डीप डाइव करेंगे तो हम लोग उसके अंदर और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप ये वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और फिर सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट कंपनी के नंबर्स क्या है, कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंपनी का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 29 तक का। तो यहाँ पे 2018 का हम देखेंगे, ब्रांचेस 208 था। फिर दिसंबर 2023 का हो गया है 897 के ब्रांचेस। अभी कंपनी का टारगेट क्या है, 1700 to 1800 नए ब्रांचेस ओपन करने का टिल द ईयर 2029 का, ठीक है। और डिपॉजिट्स देखेंगे, कस्टमर डिपॉजिट्स तो 1,76,481 का अभी है। अभी टारगेट कितना है, 5,85,000 और गाइडेंस 2.0 एट 5 year CAGR ऑफ 24.8% वर्सेस करंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ 42.8%। तो ये कंपनी का टारगेट है, लेकिन ये मतलब कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये अचीव ही होना चाहिए, नहीं, ये कंपनी ने एस्टिमेट बना के रखा है, ठीक है। फिर कासा डिपॉजिट्स का देखेंगे तो अभी है 85,492 का और टारगेट है 2,85,000 का। टर्म डिपॉजिट देख लेंगे तो 90,990 का है और अभी टारगेट है 3 लाख का, ठीक है। एसेट में देखेंगे तो लोन एंड एडवांसेस में 5 लाख का टारगेट है और टोटल एसेट में देखेंगे तो 7 लाख का टारगेट है। अभी ग्रॉस NPA और नेट NPA में देखेंगे हम लोग तो अभी का है 2.04, लेकिन कंपनी ने कहा है कि वो मेंटेन करेगी 2029 तक 1.5% का, और जो नेट NPA है वो 0.68% का और वो मेंटेन करेगी 0.4% का, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे हम लोग तो प्रॉफिटेबिलिटी रुपीज़ करोर्स का देखेंगे तो अभी 2,232 करोड़ का है। अभी टारगेट क्या है, 12,000 से 13,000 करोड़ का टारगेट है। ROA है इसका 1.2% का, लेकिन टारगेट अभी है 1.9 से लेके 2% का। ROE है इसका 10.7% का और टारगेट है इसका 17 से लेके 18% का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स हम लोग ने देख लिए हैं, कंपनी का जर्नी भी कवर किया और कंपनी के जो आने वाले टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 29 तक का वो क्या रहने वाला है वो सब हम लोग ने देख लिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लिए हमने और कंपनी ने कैसे क्राइसिस से, इतने सारे क्राइसिस होने के बावजूद कैसे कंपनी ने
अच्छा खासा एनपीए और जी एनपीए जो मेंटेन किया है, नेट एनपीए और जी एनपीए जो मेंटेन किया है वो भी हमने देख लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और आगे बहुत ग्रो करेगी। मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ने बहुत ही अच्छे से ये कंपनी को ग्रो करवाया है और आगे भी ग्रो करवाएंगे ये, ऐसे उन्होंने मेंशन किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।